Hello everyone, hey, I'm back with another video lecture and today we are going to discuss the ergonomics and the work assessments, chapter number 4 in ergonomics. Okay, so मेजरली हमारे पास जब हमारे पास वर्क असेसमेंट्स की बात आती है दैट मीन्स आपको ये चीज़ पता चलेगी कि उसके ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, ठीक है। ये मेजरली ergonomics एक मेजर पार्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप मॉडिफिकेशन करते हो ऑक्यूपेशन की, ठीक है। सो इसलिए आपको ergonomics पढ़ाई जाती है। पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले लेक्चर्स में माइक्रो मैक्रो ergonomics को डिस्कस बहुत डिटेल में किया था ताकि हम आगे उसको कैसे असेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर सकें, ठीक है। सो मेजरली आज की जो चैप्टर है ना उसमें मेजर ये होता है कि कितनी टाइप ऑफ वर्क असेसमेंट्स हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, किस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो इंडिविजुअल किस तरीके से उससे कोप अप कर रहा है, ठीक है। फिर वर्क रिलेटेड असेसमेंट्स होती हैं कि उनमें काफ़ी रेंज ऑफ वर्क रिलेटेड असेसमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। अदर देन दैट कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, क्या वो टूल्स एक्सेप्टेबल हैं जो हम असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कितने वैलिड है ताकि हम उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकें। ये सारी चीज़ें एक कंबाइंड वर्क रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारे पास क्या आता है कि मेजर चीज़ ये आती है कि हम डिस्क्राइब करते हैं बहुत से टूल्स को, ठीक है। जो हमारे पास वर्क असेसमेंट टूल्स हैं ये जॉब एनालिसिस के लिए, जिसमें मैंट्रा आता है, ओवास आता है, रीवा है, रूला है, स्ट्रेन इंडेक्स है, और ये चीज़ें आप आगे डिटेल में डिस्कस करोगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो वन बाय वन हम इस चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास मेजरली है क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे पास कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं इन अ ग्रे बॉक्स, ठीक है, ताकि आपको कुछ बेसिक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में है क्या और इस चैप्टर से क्या होता है, और इसके बाद हम एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है वो आपके पास की गई है FCENJ के और FCEJ के बेसिकली कंपैरिजन, ठीक है। अब ये है क्या कि इसमें मेजरली ये है कि फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन होती है। इसमें क्या होती है कि दोनों पेयर्स या दो ग्रुप्स आप ले लो, ठीक है। एक जो जॉब करते हैं, एक जो जॉब नहीं करते, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं है जिनकी, तो उन दो ग्रुप्स को किस तरीके से एवेलुएट करते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नो जॉब है, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले नो जॉब की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि हम जनरल वर्क रिलेटेड फिजिकल डिमांड्स पे फोकस करते हैं, किसी जॉब के स्पेसिफिक फोकस नहीं करते, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी की क्या डिमांड्स हैं, उससे मतलब वो क्या काम करता है दिन का, वो सारी चीज़ों पे इस पे डिपेंड करता है, किसी जो स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड नहीं है, कोई जॉब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आपका डेली का जो काम है उसके अकॉर्डिंग जनरल असेसमेंट ली जाती है, असेस किया जाता है कि पेशेंट या आपका जो क्लाइंट है या आपका जो पेशेंट है वो उसकी कितनी एबिलिटी है, वो जो टास्क उसके पास है क्या वो उतने अच्छे से और उसको इतने सेफली तरीके से परफॉर्म कर सक रहा है, ठीक है। और फिर उनको जनरलाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, स्पेसिफिक जॉब्स के अकॉर्डिंग नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम नो जॉब वाली कैपेसिटी वैल्यूएशन की बात करेंगे ना, सो उसमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ जनरल डिमांड्स, बॉडी की फिजिकल जो डिमांड्स है ना उनके ऊपर बात होती है, ठीक है। और नो जॉब तब यूज़ होता है, मतलब ये हम तब यूज़ करते हैं FCENJ वाला वैल्यूएशन, तब जब हमारे पास कोई जॉब नहीं है पेशेंट के पास या क्लाइंट के पास और वो एम्प्लॉय नहीं है किसी जगह पे, ठीक है। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन के डिटरमाइन करने में हमारे पास हेल्प आउट करते हैं कि वर्क की रेडीनेस कैसी है, आपके आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्दर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो, प्लान कैसे कर सकते हो, ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोग्राम्स को आप कैसे प्लान कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ये हमें हेल्प आउट करता है किसमें, इस चीज़ में, ठीक है। ये बेसिकली एक पूरा टूल है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये टूल है जो नॉन जॉब वालों के लिए, ठीक। इसी तरह से आप असेसमेंट करते हो जॉब वालों के लिए, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओके, हमारे पास इधर है, ठीक है, सही है सही। सो इसी पेज पे है हमारे पास, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। हमने ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया है, नो जॉब और जॉब, ठीक है। अब जो जॉब रिलेटेड बात है ना, ठीक है, उसमें ये है कि ये स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि पहले एम्प्लॉयर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है।
मतलब किस तरह का काम है, कैसा है, फिर उसको जनरलाइज नहीं करता बल्कि स्पेसिफिक करता है, ठीक है। सारी जॉब्स के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, बल्कि ये करता है कि हर स्पेसिफिक वर्क प्लेस में कैसी किस तरीके की जॉब है उसके अकॉर्डिंग इसको रिजल्ट्स को जनरलाइज किया। क्योंकि लास्ट में हमने कहा जनरलाइज हो सकते हैं, दैट मीन्स कि आप जो है ना उसको ये कह सकते हो कि हाँ इस तरह के जितने भी लोग हैं ना उनमें मैक्सिमम ये वाली चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड है। जॉब के यहाँ आप कह सकते हो कि हाँ इस स्पेसिफिक जॉब में ये हो सकता है, ये इस स्पेसिफिक वर्क प्लेस में ये हो सकता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जॉब्स या बाकी वर्क प्लेसेस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये तब किया जाता है जब हमारे पास रिटर्न टू वर्क होता है, ठीक है। रिटर्न टू वर्क हम बैक में बहुत डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में, लास्ट लेक्चर्स में। रिटर्न टू वर्क तब होता है जब आफ्टर इंजरी समटाइम्स पेशेंट जो है वो वापस आता है अपनी जॉब पे, और उसकी किस तरह की सुटेबिलिटी है वो उस बेसिस पे होता है, ठीक है। रिटर्न टू वर्क के प्लान्स कैसे डेवलप होते हैं, फिर आप डिज़ाइन कैसे करते हो उस वर्क की कंडीशनिंग को, उसकी वर्क की हार्डनिंग प्रोग्राम्स को, वो किस तरीके से उस चीज़ पे फोकस कर सकता है, वो किस तरीके से उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास फंक्शन कैपेसिटी इवैल्यूएशन टूल में, ठीक है। सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ये चीज़ें जो होती हैं मेजरली होती हैं। फिर आपके पास थर्ड जो चीज़ है वो समझने वाली वो है फिजिकल एर्गोनॉमिक असेसमेंट। इट बेसिकली आप एग्जामिन करते हो फिजिकली के एस्पेक्ट्स देखते हो जॉब के, उसके टास्क क्या क्या है, फिर उसका वर्क का इन्वायरमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखते हो, ठीक है। जिसमें हमारे पास मेजर जो चीज़ें आती है ना वो आती है पोस्चर और मूवमेंट्स, ठीक है। पेशेंट की भी आप पेशेंट की मूवमेंट्स और पोस्चर देखोगे, स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन, वेट कितना हैंडल करता है, फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वर्किंग हाइट्स कहती हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मीन्स लाइट साउंड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, एक्सपोजर का ड्यूरेशन कैसा है, वो कितना टाइम क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें मेजरली ये होता है कि अगर कोई ऑर्गोनॉमिक रिस्क है फॉर फर्दर, ठीक है, तो उन चीज़ों को पहले प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, ताकि आपके पास फर्दर इंजरीज के चांसेस ना हो और उसकी फिजिकल डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो जाए एज कम्पेयर टू जो रिस्क थे, ठीक है। ताकि आपके पास देखो रिस्क आ रहा है आपके पास, दैट मीन्स कि आपके पास पेशेंट की कहीं ना कहीं ऑर्गोनॉमिक्स डिस्टर्ब है, ठीक है। तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सक्लूड करके उसको निकालो वहाँ से बाहर, ठीक है। एंड देन वर्क ऑन द फिजिकल डिमांड्स एंड ऑल द पेशेंट के सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स पे काम करो। और फिर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि आपको कैसे एक्सरसाइज प्लान देना है, किस तरह का रिहैबिलिटेशन प्लान देना है, कैसे उसका वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर करना है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती हैं। मेजरली आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके पास पेशेंट का टास्क कैसा है, किस तरीके से परफॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास था एक बेसिक ओवरव्यू, ठीक है, जिसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। एक हमने नो जॉब की फंक्शन कैपेसिटी वैल्यूएशन को डिस्कस किया है। फिर हमने जॉब वालों की फंक्शन कैपेसिटी वैल्यूएशन को डिस्कस किया, जो एक असेसमेंट टूल टाइप है जिसको हम बेसिकली डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हर चैप्टर में क्या होता है कि एक मेजर हमारे पास केस स्टडी होती है जिसको हम लेके पूरे चैप्टर में चलते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ते रहे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लाइक उन्होंने ना आपको केस स्टडी अच्छी सी दी है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि एक थेरेपिस्ट थी किम, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनकी ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइडर वोकेशनल एरिया में वो काम करती थी। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी वो थी इंजरी प्रिवेंशन, ऑर्गोनॉमिक्स की असेसमेंट थी, केस मैनेजमेंट थी, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन थी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, ठीक है। तो हमारे पास उनके पास जो क्लाइंट्स थे ना वो ये थे कि जिन जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली आपके पास मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो जाती है ना वर्कर्स, जिन वर्कर्स में, वो थे उनके क्लाइंट्स, ठीक है। अब क्या था कि उनका प्राइमरी गोल ये था कि रिटर्न वर्कर्स को हमने प्री इंजरी जॉब्स और एम्प्लॉयर्स को कैसे हमने प्रॉपरली आपने क्या करना है, गोल अचीव करवाना है, ठीक है। सिंपल इज दैट कि आपके पास जो उनको पहले जॉब हुई, जो इंजरीज हुई हैं या कोई पहले से इश्यूज थे, ठीक है, उसके बाद आप वो जॉब पे जब वापस जा रहे हैं तो उसको हमने किस तरीके से प्रिवेंट करना है या किस तरीके से उन चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास पेशेंट था या जो क्लाइंट था इनके पास, ठीक है, वो ये था, उसका नाम था ट्रीवर, ठीक है। वो 33 ईयर ओल्ड क्रेन चेजर था, ठीक है। क्रेन चेजर अगर मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ, हमारे पास
क्रेन चेजर ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब जो क्रेन के ऊपर या तो सामान रखवाते हैं या उसको मूव कराने में काम करते हैं। हम एक और पिक्चर से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे सामान रखवाते हैं ना इस तरीके से, या उसको उठवाते हैं या कोई और इशू होता है, ठीक है, तो ये होते हैं क्रेन चेजर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रेन चेजर्स थे ना, ठीक है, वो उस बेसिकली इनके ऊपर थी वो पहली स्टडी है। और उसमें ये था कि या पहला पेशेंट जो था उसका नाम ट्रेवर था, 33 ईयर ओल्ड है, क्रेन चेजर है। अब उसकी जॉब की जो डिमांड्स थी ना, वो क्योंकि स्लिंग्स के साथ फिक्स करते थे चीज़ों को ताकि वो लोड को उठा सके, ठीक है, डायरेक्ट करते थे क्रेन्स को, विंच की मूवमेंट्स को इंश्योर करते थे कि लोड जो है वो उसकी लिफ्टिंग लिमिट से एक्सीड ना करेगी। सारी चीज़ें जो थी उनकी जॉब की डिमांड्स थी वो इस तरीके से काम करते थे, ठीक है। अब हमारे पास मेजरली जो इनके पास इंजरी आई ना, वो ये थी कि स्वेयर क्रश इंजरी थी लेफ्ट लोअर लेग के ऊपर, ठीक है। और वो क्यों, वो थी 8 मंथ्स अगो, मतलब 8 मंथ्स हो गए थे, ठीक है। और इनके ऊपर वो 1 टन का ना मतलब स्टील कॉइल गिर गया था, ठीक है, लेग के ऊपर। और उसके बाद ये इंजरी हुई थी, क्रश इंजरी थी, मतलब जाहिर सी बात है इतना बड़ा टन स्टील कॉइल का गिरेगा तो इंजरी होगी, तो क्रश इंजरी होती है जो हमारे पास बिल्कुल दबा के मतलब ज़ोर लगा देती है ना किसी एरिया के ऊपर, तब हमारे पास प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्रश इंजरी होती है, ठीक है। और वो लेफ्ट लोअर लेग के ऊपर थी, ठीक है। सो मेजरली इनके पास ये इंजरी थी। तो अब उनकी करंट जो इम्पेयरमेंट्स है ना, ठीक है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई की, क्योंकि हम इसके स्टडी में पहले आइडेंटिफाई ही करेंगे, ठीक है। तो बाद में आगे चैप्टर को जब डिस्कस करते जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरह इनको कैसे कोप अप किया, ठीक है। अब हमारे पास जो करंट इम्पेयरमेंट्स थी ना, वो इनकी ये थी कि लेफ्ट एंकल जो थी ना वो फ्यूज्ड हो गई थी। दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो डैमेज हो गई थी और उसका गैप बहुत कम हो गया था, ठीक है। सेकंड थिंग कि उनकी लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी, बहुत रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। थर्ड, इनकी टॉलनेस जो थी ना वो बहुत डिक्रीज हो गई थी स्टैंडिंग और वॉकिंग की, ठीक है। ये सारी इम्पेयरमेंट्स थी। और वर्क स्टेटस ये था कि वो अपने वापस प्रीवियस जॉब पे वापस नहीं जा सकते थे। तो उनको किसी रेफ़र किया गया कि उनको असेस किया जाए कि वो कौन सा ऐसा काम है वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कर सकें, ठीक है। सो वो क्योंकि वो काम तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी लोअर लिम्ब बहुत ज़्यादा अफेक्ट थी। अब जाहिर सी बात है इसके बाद प्रॉपर एक फिजियोथेरेपी प्लान डिज़ाइन किया गया होगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ergonomics डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि उसकी ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या थी, इम्पेयरमेंट्स क्या थी, और वो वापस नहीं जा सके तो अब वो उस वर्क स्टेटस के ऊपर कैसे काम करना, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई थी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करें, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ लेटर ऑन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जितना हो सकता है अर्ली ना आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड जो पेशेंट थी या क्लाइंट थी वो थी लूसी, ठीक है। लूसी हमारे पास 38 ईयर ओल्ड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ओके, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं पहले, ओके। अच्छा, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका ना इंजरी की जो टाइप थी वो अपर लिम्ब की और यूज इंजरी थी, ठीक है। ना मोस्टली जो उनका इफेक्ट हार्म हुआ था वो नॉन डोमिनेंट था, जो राइट अपर आर्म था, ठीक है। उनका वो नॉन डोमिनेंट था क्योंकि वो लेफ्ट डोमिनेंट थी, ठीक है। अब क्या था उनके कॉजेज़ ये निकली थी कि क्योंकि वो कीबोर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करती थी, न्यूमेरिक डाटा एंट्री बहुत ज़्यादा थी, प्रोसेसिंग डाटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग, और फाइनेंशियल ईयर का एंड था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका ना वर्कलोड बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा एंट्री थी, ठीक है, उनके पास। तो वर्क स्टेटस क्या था कि हमारे पास तब आप सिंपल अभी ये था कि ऑफ वर्क है फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स, ठीक है। तो अब वो उनको रेफर किया गया कि वो रिटर्न वापस जाना चाहती काम पे, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्रोग्राम चाहिए जिसकी बेस पे वो वापस जाए। इस वजह से उनको कहाँ रेफर किया गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, ठीक है। ये थी हमारे पास सेकेंड पेशेंट या क्लाइंट, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास है कि आपके पास ओके, थर्ड जो थी वो हमारे पास थी कि वुमेंस हेल्थ एट वर्क प्रोग्राम, ठीक है। कुछ फीमेल वर्कर्स को टारगेट किया गया था। सेटिंग ये थी कि स्मॉल फैमिली जो रन करती है ना मार्केट के गार्डन्स को, छोटे गार्डन्स जो होते हैं वो थी, ठीक है। अब मस्कुलोस्केलेटल रिस्क इंजरी रिस्क का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लग रहा था, कंसर्न था। तो उनको इसलिए रेफ़र किया गया था कि पहले ही रिस्क को आइडेंटिफाई करें और इसके रिस्क को कंट्रोल किया जाए और उसकी रिकमेंडेशन दी जाए कि हाँ इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो एक गार्डन